Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of Carnot engine. Alright, as you know guys, in previous class we have discussed the topic of second law of thermodynamics and we have completed the topic of thermodynamics in previous class. Now we are going to start this class with the topic of कार्नोट इंजन। तो बेटा कार्नोट इंजन की अगर हम बात करें तो कार्नोट इंजन क्या है कि वो इंजन जो कि एक आइडियल इंजन, एक आइडियल डिवाइस, एक आइडियल मशीन है जो कि कंसिस्ट कर रही है किस पे, कार्नोट साइकिल पे। तो उस डिवाइस को, उस इंजन को हम बेसिकली कार्नोट इंजन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, तो हिंट डाल दीजिएगा कार्नोट इंजन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास कार्नोट इंजन से, और कार्नोट इंजन को हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली कार्नोट इंजन कंसिस्ट कर रहा होता है किस पे, कार्नोट साइकिल पे। फिर कार्नोट साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल बेटे 4 डिफरेंट स्टेप्स पे, 4 प्रोसेस पे कंसिस्ट कर रही होती है। और ये आपके सामने वो 4 प्रोसेस जो हैं उनकी डायग्राम्स बनी हुई है। हम इनको एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो आप हेडिंग डाल दिएगा कार्नोट इंजन की, और कार्नोट इंजन के हेडिंग डालने के बाद बेटे कार्नोट इंजन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि बेटे कार्नोट इंजन वो इंजन या वो डिवाइस जो कि कंसिस्ट कर रही होती है किस पे बेटा, कार्नोट साइकिल पे। तो उस डिवाइस को, उस मशीन को, ठीक है, उस इंजन को हम बेसिकली कार्नोट इंजन का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख लें बेटा कार्नोट इंजन की। द आइडियल डिवाइस which consists of the ideal device which consists of Carnot cycle, the ideal device which consists of Carnot cycle is called as Carnot engine. The ideal device which consists of Carnot cycle, the ideal device which works on the basis of Carnot cycle is called as Carnot engine. दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। The ideal device which consists of Carnot cycle is called as Carnot engine, या the ideal device which works on the basis of Carnot cycle is called as Carnot engine, is called as Carnot engine. तो बेटा कार्नोट इंजन की डेफिनेशन लिखने के बाद अब आते हैं बेटा हम कार्नोट साइकिल पे कि कार्नोट साइकिल क्या है, जिसको कार्नोट इंजन जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। कार्नोट इंजन जो वर्क करता है वो किस बेसिस पे वर्क करता है, कार्नोट साइकिल की बेसिस पे वर्क करता है। और हम यहाँ पे आज की क्लास में कार्नोट साइकिल जो है वो पूरी डिस्कस करेंगे। पूरा सीरीज, पूरी प्रोसेस जो है, जितने भी कार्नोट साइकिल के प्रोसेस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल क्या है कि द सीरीज ऑफ प्रोसेस हैविंग नो एंड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल। तो साइकिल द सीरीज ऑफ प्रोसेस हैविंग नो एंड, मतलब अगर कोई एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से, तो वो मूव करते वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है और ये प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब साइकिल अगर आप देखें तो साइकिल क्या है कि भाई एक पॉइंट से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो मूव करते वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है तो वापस उसी पॉइंट पे आ रही है। तो इस ऐसा सीरीज ऑफ प्रोसेस जिसके अंदर कोई एंड ना हो, ठीक है, कंटिन्यूअस वर्क हो रहा हो और जिस पॉइंट पे बॉडी मूव करते हुए जा रही है उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बेसिकली साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। तो कार्नोट साइकिल क्या है कि एक ऐसी साइकिल जो कि 4 डिफरेंट स्टेप पे कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की साइकिल को हम बेसिकली कार्नोट साइकिल का नाम देते हैं। और 4 डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं? ठीक है, ये 4 जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस नंबर 3 आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोसेस नंबर 4 एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो 4 डिफरेंट स्टेप हैं, इन स्टेप्स पे जो साइकिल कंसिस्ट कर रही है बेटे, उस साइकिल को हम बेसिकली कार्नोट साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल की हेडिंग डालें बेटे और कार्नोट साइकिल की छोटी सी डेफिनेशन लिख लिएगा। कार्नोट साइकिल के बारे में बेटे लिखना स्टार्ट करें। कार्नोट साइकिल की हेडिंग डालें और कार्नोट साइकिल के बारे में लिखना स्टार्ट करें। अ साइकिल विच वर्क्स, कार्नोट साइकिल के बारे में लिख लीजिएगा बेटा। अ साइकिल which works on the basis of 4 different steps, a cycle which works on the basis of 4 different steps, on the basis of 4 different steps is called as Carnot cycle. A cycle which works on the basis of 4 different steps is called as Carnot cycle, is called as Carnot cycle. ठीक है बेटे, तो कार्नोट साइकिल में आपने लिखा कि बेटा वो साइकिल जो कि 4 डिफरेंट स्टेप्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रही है, जो कि वर्क करती है 4 डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो वो 4 डिफरेंट स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन 4 डिफरेंट स्टेप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए
कि कार्नोट साइकिल के कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ये जो आपके पास डायग्राम्स बनी हुई है इनके अंदर क्या क्या हमने यूज़ किया है। तो उसके बाद हिंट डाल दी गई कंपोनेंट्स की या कंस्ट्रक्शन की कि भाई कार्नोट साइकिल जो है किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, कार्नोट साइकिल के कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। उसमें देख लीजिएगा कार्नोट साइकिल में हमने यहाँ पे जो है वो क्या क्या यूज़ किया आपके सामने, वैसे तो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स और कंस्ट्रक्शन या कंपोनेंट्स की जो है वो आप हेडिंग डालने के बाद कुछ कंपोनेंट्स लिख लिए जो कि हम यूज़ करेंगे डायग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने यूज़ हुआ है, जैसे आपके पास एक यूज़ हुआ है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर हमने यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर है, जो जिसकी 3 साइड जो है वो कवर है, एक साइड ओपन है, मतलब इस तरह के जो सिलेंडर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर हमने लिया हुआ है, उसके साथ हम लेते हैं एक हीट रिजर्वायर, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हीट सोर्स हमें एक चाहिए होती है। हीट सोर्स के साथ साथ हीट सिंक हम यहाँ पे लेंगे और उसके साथ हम इंसुलेटर, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। एक हॉलो सिलेंडर हमें चाहिए, हीट सोर्स हमें चाहिए जिससे हम हीट सप्लाई कर सकें, हीट प्रोवाइड कर सकें सिस्टम को। हीट सिंक मतलब सिस्टम में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस हो जाती है तो वो हीट सिंक मतलब जो है हम जो है जो हीट सिंक होगी उसको एक और सिस्टम जो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो हीट सोर्स के लिए हम लेते हैं यहाँ पे हीट रिजर्वायर, और हीट सिंक के लिए हीट रिजर्वायर ही लेंगे, लेकिन हीट सिंक के लिए हम जो है वो हीट जो हम लेंगे हीट रिजर्वायर, ठीक है, वो लेंगे लो टेम्परेचर का। और हीट सोर्स के लिए जो है हीट रिजर्वायर लेंगे वो हाई टेम्परेचर होगा, जो सिस्टम को हीट सप्लाई कर सकेगा। और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर जो है वो सिस्टम की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसको अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इंसुलेटर आपको पता है बेटा ये वो मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर ना तो एनर्जी जो है वो और ना तो हीट और एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर ना तो ट्रांसफर हो सकती है, ना सिस्टम से हीट और एनर्जी जो है सिस्टम के बाहर ट्रांसफर हो सकती है। तो इस मटेरियल को, इस तरह के मटेरियल को हम बेसिकली इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो ये 4 जो है वो कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे, हॉलो सिलेंडर, हीट सिंक, हीट सोर्स और इंसुलेटर, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट्स लिख लेना है कि भाई 4 कंपोनेंट्स हमें चाहिए जिससे हम जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे कार्नोट साइकिल। उसके बाद बेटा ये 4 कंपोनेंट्स आपने लिख लिए, उसके बाद अब जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल के प्रोसेस को। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे वर्किंग की या प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल की। तो बेटे हेडिंग डाल दिएगा वर्किंग, ठीक है, वर्किंग की बेटे हेडिंग डाल दें, या और करके प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है बेटे। वर्किंग की हेडिंग डालें या प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल की हेडिंग डालें, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कि अब यहां पे हम ये जो कार्नोट साइकिल है इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी कार्नोट साइकिल की, एक हॉलो सिलेंडर, हीट सोर्स आपको चाहिए होगा, हीट सिंक और एक इंसुलेटर, ठीक है। इससे जो है वो कार्नोट साइकिल की जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कार्नोट साइकिल की जो है कंस्ट्रक्शन इन 4 कंपोनेंट्स होगी, और किस तरह से होगी उसके लिए हम यहाँ पे आपके सामने वर्किंग शो करवा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वर्किंग करने जा रहे हैं, प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल, ठीक है। अभी कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल या प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल को पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग की आपने हिंट डाल दी, यह प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल, और इसके अंदर आपके पास जो है जो आपने लिखा प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल, प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन, 4 प्रोसेस हैं बेटे। तो सबसे पहले हिंट डाल दी प्रोसेस नंबर 1, और प्रोसेस नंबर 1 है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटे। तो वर्किंग या प्रोसेस ऑफ कार्नोट साइकिल में सबसे पहले हेडिंग डाल दिएगा नंबर 1 पे, प्रोसेस नंबर 1। और प्रोसेस नंबर 1 कौन सा प्रोसेस है बेटे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रोसेस नंबर 1 की हेडिंग डालें और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे और इसकी फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन की डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी बेटे प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो बेटा प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं आपके पास जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें हमने लिया हुआ है एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, और इसके नीचे रखा हुआ है बेटा एक हीट रिजर्वायर, ठीक है। हीट रिजर्वायर तो है लेकिन ये हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये एक्चुअली कौन सा हीट रिजर्वायर है, ये हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है।
तो ये हमने लिया हुआ हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटे, तो हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर जो है वो हमने लिया हुआ है सिलेंडर को, जो है वो ये आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट पे कि सिलेंडर का जो प्रेशर है, ठीक है, अभी इस वक्त जो है वो P1 है और एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपके पास V1 है और इनिशियल स्टेट पर टेम्परेचर जो है बेटे यहाँ पे T1 है और सिलेंडर को हमने रखा हुआ है हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो आपने देखा सिलेंडर को आपने हीट रिजर्वायर और हायर टेम्परेचर पे रखा हुआ, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्म का बेटे मतलब पता है, आइसो मीन्स सेम, ठीक है, थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट, मतलब वो सिस्टम, ठीक है, जिससे आप लोग जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में पढ़ के आए होंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट मतलब टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि हीट सप्लाइड जो है वो कांस्टेंट है, सेम है सिस्टम की, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, टेम्परेचर जो है बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन तो होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, हीट, क्योंकि हीट सप्लाइड सेम है, ठीक है, सिस्टम की जो हीट होगी वो सेम होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं तो आपने इनिशियल स्टेट पे जो है वो सिलेंडर को कहाँ रखा हुआ, हीट रिजर्वायर पे, ठीक है, और ये हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर है, मतलब इस जो आपके पास ये जो हीट रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम से, मतलब अगर सिस्टम को रिक्वायर्ड होगा जो है एक्सेस, अगर सिस्टम को कोई हीट रिक्वायर्ड है तो ये क्या करेगा बेटा, ये सिस्टम को सप्लाई करेगा हीट जितनी सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस पूरे सिलेंडर को हीट रिजर्वायर ऑफ हायर टेम्परेचर पे प्लेस किया हुआ है। तो अब जरा देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सिलेंडर लिया हुआ है बेटा, इसकी वॉल और पिस्टन ये दोनों जो है वो क्या है, आपके पास इंसुलेटिंग है और बेस जो है वो कंडक्टिंग है। ठीक है, बेस जो है वो यहाँ पे कंडक्टिंग बेस है, ठीक है, और वॉल और पिस्टन जो है वो इंसुलेटिंग है। आप देख सकते हैं एक ही सिलेंडर, ये आपके पास जो है अलग अलग जो है आपके पास प्रोसेस है, इसमें ये नहीं है कि हमने अलग अलग सिलेंडर जो है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ऐसा नहीं है, एक ही सिलेंडर है, इसको डिफरेंट स्टेप पे डिफरेंट जगहों पे हमने प्लेस करके यहाँ पे पूरा वर्क करवाया और ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमने कंप्लीट किया है। अब जरा देखिएगा इनिशियल स्टेट पे प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बेटे बात हो रही है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और सिलेंडर को जो इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसकी वॉल और पिस्टन इंसुलेटिंग है, इसको हमने हीट रिजर्वायर पे हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर पे प्लेस किया हुआ है और सिलेंडर की बेस जो है वो बेटा कंडक्टिंग है, मतलब अगर सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड है तो ये हीट रिजर्वायर हीट सप्लाई करेगा, तो सिस्टम में इजीली हीट जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सही है, तो आपने देखा कि भाई इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, फिर अब क्या करते हैं, प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, प्रेशर रिड्यूस करते हैं, तो प्रेशर P1 है, ठीक है, वो रिड्यूस होके यहाँ पे हो जाएगा बेटा P2। जैसे जो है प्रेशर रिड्यूस हुआ, प्रेशर को रिड्यूस किया तो आपने देखा पिस्टन मूव करते हुए थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया तो पिस्टन मूव करते हुए यहाँ पे ऊपर चली गई, जैसे पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई है तो बेटा इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम क्या है, V1। ठीक है, अब जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होके V1 से क्या हो जाएगा बेटा V2। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम क्या था V1, प्रेशर था P1, जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया प्रेशर P1 से कम होकर क्या हो गया बेटा P2, और प्रेशर को रिड्यूस जैसे किया तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होकर क्या हो गया बेटा V1 से V2, और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा तो आपने नीचे रखा हुआ हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर, तो जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर से, तो क्या हुआ होगा कि ये जो हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर आपने रखा हुआ है इसने यहाँ पे हीट सप्लाई करना सिस्टम को शुरू की, और जो इसने हीट सप्लाई की उस हीट सप्लाइड को हम यहाँ पे Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हुआ, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होके बेटे क्या हो गया V2। ठीक है, तो सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा ना, इंटरनल टेम्परेचर, वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया होगा। जैसे ही सिस्टम का इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा मतलब सिस्टम के अंदर जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई होगी, सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा,
कम हो गया होगा और ये जो हीट रिजर्वायर है इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस स्टेट पे सिस्टम का टेम्परेचर और हीट रिजर्वायर दोनों का टेम्परेचर सेम है, सही है। तो जब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये हीट सप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर की बॉडी है। अब यहाँ पे जैसे ही इनिशियल स्टेट से, जैसे ही अगर प्रोसेस नंबर 1 की फाइनल स्टेट देखें तो आपने प्रेशर को कम किया, वॉल्यूम यहाँ पे पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इंटरनल जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया होगा बेटा, डिक्रीज हो गया होगा। जैसे ही इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा तो अब ये सिस्टम जो है वो क्या हो गया होगा बेटा, कोल्ड बॉडी, और हीट रिजर्वायर क्या बन गई होगी बेटा, हॉट बॉडी। ठीक है, क्योंकि हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर अभी क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो गया, तो अब यहाँ पे हीट रिजर्वायर और हायर टेम्परेचर बन गई होगी हॉट बॉडी, और इसने सप्लाई करना शुरू कर दी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, जितनी सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड है। और कब तक ये हीट रिजर्वायर हीट सप्लाई करेगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। ठीक है, कब तक हीट सप्लाई करेगा, जब तक सिस्टम का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा हीट रिजर्वायर के टेम्परेचर के। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ होगा कि टेम्परेचर वापस जो है वो मेंटेन हो गया होगा। मतलब जैसे इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T1 था, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा फॉरन। ठीक है, तो उसी वक्त ही हीट रिजर्वायर ने हीट सप्लाई करना शुरू की और सिस्टम के टेम्परेचर को वापस इनिशियल स्टेट का जो टेम्परेचर था वापस उसी स्टेट पे ले आया। ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेट पे अगर सिस्टम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और प्रेशर को रिड्यूस करने से वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुआ और इंटरनल टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ होगा 40 से डिक्रीज होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो आया होगा, तो ये जो हीट रिजर्वायर ऑफ हायर टेम्परेचर इसने सप्लाई करना शुरू की हीट और वापस टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आ गया सिस्टम के। इसका मतलब इनिशियल स्टेट का जो टेम्परेचर था फाइनल स्टेट पे भी वही टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया होगा, मेंटेन हो गया होगा। बिल्कुल ये कहानी कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं कि प्रेशर को रिड्यूस किया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ, तो हीट रिजर्वायर ने हीट सप्लाई की और सिस्टम के टेम्परेचर को वापस क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया। और ये है बेटे आपके पास प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आई होप यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप लोगों को ये प्रोसेस नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, इसके जल्दी से बनाए डायग्राम और इसकी वर्डिंग इसके नीचे लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन की डायग्राम बना लें। ठीक है, इसको जो है वो हमने समझ लिया, अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायग्राम बनाएं, उसके बाद फिर इसकी वर्डिंग हम लिखेंगे, फिर हम आएंगे प्रोसेस नंबर 2 पे। ठीक है, तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो डायग्राम से आपने जो है पूरी प्रोसेस नंबर 1 समझ लिया है, अब डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डायग्राम बना अगर आप लोगों ने बना ली तो इसके नीचे से वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। ठीक है बेटे, डायग्राम कॉपी करें, जल्दी से वर्डिंग लिखना स्टार्ट करें। ठीक है जी, प्रोसेस नंबर 1 की वर्डिंग लिखना स्टार्ट करिएगा बेटा। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ सिलेंडर हैविंग insulating walls and piston with a conducting base. Consider a cylinder having insulating walls and piston with a conducting base placed on a heat reservoir of high temperature. Placed on a heat reservoir of high temperature. Placed on a heat reservoir of high temperature and filled with an ideal gas. दोबारा से देख लीजिएगा। Consider a cylinder having insulating walls and piston with a conducting base placed on a heat reservoir of high temperature and filled with an ideal gas. Full stop. Filled with an ideal gas. Full stop. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. It means that the piston is moving upward. It means that volume is increased. And temperature is decreased. It means that volume is increased and temperature is decreased. Full stop. At this
this stage heat reservoir of high temperature is acting like a hot body. Heat reservoir of high temperature is acting like a hot body. Heat reservoir of high temperature is acting like a hot body and supply required amount of heat. ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा Q1 एंड सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखिएगा आगे Q1 एंड सप्लाई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिखिएगा Q1. It means that temperature of a system is maintained. फुल स्टॉप. ठीक है बेटे, यहां तक आके आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो डायग्राम बनाई थी इसको कर दिया एक्सप्लेन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद अब हेडिंग डाल दिए बेटे, हेडिंग डाल दिएगा प्रोसेस नंबर 2 की. ठीक है, और प्रोसेस नंबर 2 है आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन. ठीक है, तो हेडिंग डाल दी जल्दी से प्रोसेस नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन की. ठीक है, तो उसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को जो है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो हेडिंग डाल दिएगा प्रोसेस नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन. अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अगर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन में फोर्थ एप्लीकेशन एडियाबैटिक प्रोसेस हमने डिस्कस की. तो वो एप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर तीनों चीजों में फॉर इंस्टेंट चेंज आ रहा हो, तो बेटे इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं. अब यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस नंबर 2 में हम यूज करेंगे. मतलब पहले जो कंटेनर आपके पास था हीट रिजर्वायर पे, ठीक है, आपने जो सिलेंडर को हीट रिजर्वायर पे प्लेस किया हुआ था और हीट रिजर्वायर पे आपने पहले प्रेशर को रिड्यूस किया, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई. ठीक है, जैसे पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हीट रिजर्वायर ने सप्लाई की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहा, सिस्टम का मेंटेन रहा. फिर अब यहाँ पे आपने इस स्टेज पे आके यहाँ पे हीट रिजर्वायर को रिमूव किया और सिलेंडर को किस पे प्लेस कर दिया बेटा, इंसुलेटर पे. सिलेंडर को प्लेस कर दिया हमने इंसुलेटर पे. ठीक है, सिलेंडर को हमने इंसुलेटर पे बेटे प्लेस कर दिया. ये इंसुलेटर है, सही है. तो इंसुलेटर वो मटेरियल, ठीक है, ना तो इस मटेरियल से सिस्टम के अंदर कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ना तो सिस्टम से बाहर कोई हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या करा, इस स्टेट पे सिलेंडर को उठाया और कहाँ प्लेस कर दिया, इंसुलेटर पे. हीट रिजर्वायर से रिमूव किया और हीट रिजर्वायर को रिमूव करके कहाँ, इंसुलेटर जो है वो प्लेस कर दिया. इंसुलेटर के ऊपर इस सिलेंडर को प्लेस कर दिया. मतलब इस स्टेज पे आपके पास टेम्परेचर क्या है, T1 है. इस स्टेज पे टेम्परेचर T1 है और प्रेशर जो है वो बेटा P2 है. प्रेशर P2 है और वॉल्यूम जो है वो भी क्या है बेटा, V2. वॉल्यूम क्या है, V2. सही है. तो इसी स्टेट पे जो फाइनल स्टेट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, इस स्टेट पे आपने क्या करा, हीट रिजर्वायर को रिमूव किया और सिलेंडर को इंसुलेटर पे प्लेस कर दिया. जैसे ही सिलेंडर को इंसुलेटर पे आपने प्लेस किया, फिर अब आप क्या करेंगे, आपने देखा कि भाई टेम्परेचर अभी वही T1 है, यही स्टेट की बात हो रही है, बस हीट रिजर्वायर को रिमूव कर दिया और किससे, इंसुलेटर से. ठीक है, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V2 है. ठीक है, सॉरी, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम भी क्या है बेटा, V2 है. अब क्या करेंगे, अब प्रेशर को मजीद रिड्यूस करेंगे. ठीक है, प्रेशर क्या है, P2 है, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे. ठीक है, और प्रेशर रिड्यूस हो गया यहाँ पे P3 हो जाएगा. सही है, आपने देखा प्रेशर क्या है यहाँ पे, P2, प्रेशर को आपने और रिड्यूस किया और प्रेशर P2 से रिड्यूस हो गया, P3 हुआ. जैसे प्रेशर को और रिड्यूस किया, मजीद रिड्यूस किया, पहले P1 से रिड्यूस किया, P2 हो गया, फिर P2 से रिड्यूस किया तो P3 हुआ, तो पिस्टन मजीद मूव करते हुए और ऊपर चली गई. ठीक है, पहले आपने देखा था यहाँ पे प्रोसेस 1 में पिस्टन को जैसे प्रेशर को रिमूव किया था, पिस्टन थोड़ी सी मूव करते ऊपर चली गई थी. अब यहाँ पे प्रेशर को और मजीद रिमूव किया तो पिस्टन और मूव करते हुए ऊपर चली गई. तो वॉल्यूम जो पहले क्या था बेटा, V2 था, मजीद बढ़ के यहाँ पे वॉल्यूम जो V2 था मजीद बढ़ के क्या हो गया होगा बेटा, V3. ठीक है,
वॉल्यूम बढ़ के मजीद क्या हो गया होगा V3, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो आपने रिमूव किया, प्रेशर को रिड्यूस किया, सॉरी। तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ P2 से P3 तो पिस्टन मूव करते हुए बेटे ऊपर चली गई। जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर गई तो वॉल्यूम जो इंक्रीज होके V2 हो गया था अब मजीद इंक्रीज हो गया और V2 से बढ़ के वॉल्यूम क्या हो गया बेटा V3, सही है। टेम्परेचर जो T1 था, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई, जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई तो इंटरनल एनर्जी जो भी थी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो भी थी जिसकी वजह से टेम्परेचर जो था वो यहाँ पे T1 था, तो इंटरनल एनर्जी की वजह से यहाँ पे वर्क हुआ और वर्क जो की वजह से मतलब पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, कुछ ना कुछ वर्क हुआ और यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया होगा बेटा डिक्रीज, ठीक है। और पहले जो टेम्परेचर T1 था वो डिक्रीज होके यहाँ पे क्या हो गया होगा T2, सही है। अब यहां पे भी आपने क्या करा था, जैसे ही प्रेशर को रिमूव किया, प्रेशर को रिड्यूस किया था और पिस्टन मूव करते ऊपर गई थी तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था, लेकिन नीचे आपने रखा हुआ था हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर, तो हीट रिजर्वायर ऑफ हाई टेम्परेचर ने हीट सप्लाई की, ठीक है, और टेम्परेचर सिस्टम का मेंटेन हो गया। लेकिन नीचे आपने रखा हुआ यहाँ पे इंसुलेटर, मतलब बाहर से कोई भी हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब अगर आप कोई हीट सप्लाई भी करेंगे तब भी हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया और P1 से प्रेशर कम हो गया P3 हो गया और वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो गया होगा बेटा, रिड्यूस हो गया होगा, टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो टेम्परेचर इस स्टेज पे T1 था तो कम होके क्या हो गया बेटा T2 हो गया। अब यहाँ पे नीचे हीट रिजर्वायर ऑफ हायर टेम्परेचर तो है नहीं कि सिस्टम को हीट सप्लाई करे और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाए, वापस मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से क्योंकि हीट सप्लाई यहाँ पे नहीं होगी, एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हम यहाँ पे नहीं सप्लाई कर सकते, इस वजह से जो टेम्परेचर T1 था वो कम होके यहाँ पे क्या हो गया होगा T2। तो आपने देखा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस नंबर 2 में आपके पास प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में आप देख सकते हैं एक ही साथ जो है वो मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक साथ चेंज आ रहा है। तो इस एक्सपेंशन को, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो इस एक्सपेंशन को हम बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन का नाम देंगे, सही है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस नंबर 2। तो प्रोसेस नंबर 2 में आपने क्या किया, ठीक है, जो फाइनल स्टेट थी किसकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, उसमें आपने हीट रिजर्वायर को जो है वो रिमूव कर दिया, किससे, इंसुलेटर से। इंसुलेटर को आपने यहाँ पे प्लेस, इंसुलेटर पे आपने इस सिलेंडर को कर दिया प्लेस इस स्टेट पे। टेम्परेचर यहाँ पे T1 था, प्रेशर जो है वो P2 था, वॉल्यूम V2 था। बस आपने क्या करा, प्रेशर को मजीद यहाँ पे रिड्यूस किया तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो गया और वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब नीचे रखा हुआ आपने इंसुलेटर, तो इंसुलेटर से जो है वो हीट एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन नहीं रहेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कम ही रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर ऐसा नहीं कि वापस मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को हम बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपेंशन का नाम देते हैं। तो प्रोसेस नंबर 2 की बेटे डायग्राम बनाएं जल्दी से और प्रोसेस नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। प्रोसेस नंबर 2 की डायग्राम बना लें जल्दी से, अब प्रोसेस नंबर 2 के बारे में लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, इनकी सिर्फ वर्किंग है, मतलब आपने डायग्राम बनानी है, उनको एक्सप्लेन करना है, बस यही काम करना है। इसका कोई रिलेशन आपने बेसिकली यहाँ पे कोई ड्राइव नहीं करना। रिलेशन हम ड्राइव करेंगे वो बेसिकली जब हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं आपके पास, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 2 की डायग्राम आप लोगों ने बना ली होगी बेटा, तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। इन दिस प्रोसेस heat reservoir of high temperature, in this process heat reservoir of high temperature is replaced by an insulator. In this process heat reservoir of high temperature is replaced by an insulator. Heat reservoir of high temperature is replaced by an insulator, is replaced by an insulator, full stop. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. When we reduce some pressure, the piston is moving upward. It means that volume is increased, and temperature will be decreased, ठीक है। It means that volume is increased and temperature will be decreased, फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। ये हो गई प्रोसेस नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन। प्रोसेस नंबर 2 आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन तक डिस्कस कर लिया।
अब हम आते हैं प्रोसेस नंबर 3 पे। देखिए प्रोसेस नंबर 3 आपके पास क्या है, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्म मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास टेम्परेचर हीट जो है वो क्या रहेगी बेटे, बैलेंस रहेगी, मेंटेन रहेगी। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, अच्छा बेटा, तो अब आपने देखा कि भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, इसके नीचे रखा हुआ है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को रिमूव कर देंगे, इंसुलेटर को रिप्लेस कर देंगे हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर से। ये आपके पास है बेटा हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके पास है हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा कि ये जो आपके पास फाइनल स्टेट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो इस फाइनल स्टेट को एज इट इज रहने देंगे। मतलब यहां पे टेम्परेचर आपके पास क्या है, T2 है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है बेटा, वॉल्यूम जो है वो आपके पास V3 है, और प्रेशर जो है वो आपके पास P3 है। ठीक है, तो अब देखें कि आपने क्या करा कि जो फाइनल स्टेट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, इसको एज इट इज ही रहने दिया, बस इंसुलेटर को रिमूव कर दिया, इंसुलेटर को रिप्लेस कर दिया हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, अब हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर से इंसुलेटर को कर दिया रिप्लेस, तो इंसुलेटर की जगह आ गया हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर, और पूरा सिलेंडर एज इट इज यहाँ पे आ गया। इसी स्टेट को आपने एज इट इज हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर पे प्लेस कर दिया। तो इस स्टेट पे टेम्परेचर T2 था, एज इट इज रहा। इस स्टेट पे प्रेशर जो है P3 था, बेटा एज इट इज रहा। वॉल्यूम इस स्टेट पे V3 था, V3 एज इट इज रहा। ठीक है बेटे, अब हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर जो है ना, वो यहाँ पे काम करेगा हीट सिंक का। मतलब इस हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है, मतलब ये जो हीट रिजर्वायर इसका टेम्परेचर कम है सिस्टम के टेम्परेचर से, तो इसका मतलब सिस्टम की अगर हीट एनर्जी इंक्रीज होती है, सिस्टम जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो सिस्टम से हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी। ठीक है, जब सिस्टम से हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी तो हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर सिस्टम की जो एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो होगी, ठीक है, जो सिस्टम की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, और सिस्टम का टेम्परेचर यहां पे प्रोसेस नंबर 3 में वापस क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, यही वाली स्टेट है, बस इंसुलेटर को रिप्लेस कर दिया हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर से। अब क्या करेंगे प्रोसेस नंबर 3 आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में, क्या करेंगे बेटा, ये जो प्रेशर P3 है, ठीक है, आपने पहले प्रेशर को कम किया, P1 से प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया, P2 हो गया, फिर प्रेशर को P2 से मजीद रिड्यूस किया, क्या हो गया, P3। अब प्रेशर को वापस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, P3 से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर P3 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा बेटा, P4। P3 से प्रेशर इंक्रीज होके क्या हो गया बेटा, P4। जैसे प्रेशर को बढ़ाया तो अब क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि प्रेशर को रिड्यूस किया था तो पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही थी, प्रेशर को यहाँ पे रिड्यूस किया, पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई। इस स्टेट पे यहाँ पे जब आए, आपने इंसुलेटर को रिमूव किया, रिप्लेस किया हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर से। अब यहाँ पे प्रेशर को आपने बढ़ाया, जब प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर के बढ़ने से पिस्टन मूव करते हुए नीचे आएगी। जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई तो बेटा जो वॉल्यूम इसका V3 था, ठीक है, वो कम होके क्या हो जाएगा, V4। जो वॉल्यूम इसका V3 था, तो प्रेशर को बढ़ाने से पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई। जब पिस्टन मूव करते हुए बेटे डाउनवर्ड मूव करते हुए नीचे आई, ठीक है, तो वॉल्यूम जो V3 था वो कम होके क्या हो गया बेटा, V4। ठीक है, तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होके क्या हो गया, V4। और जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, आप देख सकते हैं, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई, तो वॉल्यूम V3 से कम होके क्या हो गया, V4। तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, टेम्परेचर T2 है,
प्रेशर बढ़ाने से जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया होगा, इंक्रीज। जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो नीचे देखें ये सिस्टम की जो बेस है ना वो कंडक्टिंग है कि इसके अंदर से हीट एनर्जी इजीली जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। और नीचे आपने रखा हुआ हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर। तो हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर का काम ये है कि जैसे ही सिस्टम की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होगी, ठीक है, सिस्टम की हीट एनर्जी इंक्रीज होगी तो अब सिस्टम बन जाएगा हॉट बॉडी और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर बन जाएगी बेटा कोल्ड बॉडी। तो अब आपको पता है जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी हो तो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर रिड्यूस किया था तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पे सिस्टम बन गया था कोल्ड बॉडी और ये थी आपके पास हीट रिजर्वायर ऑफ हायर टेम्परेचर हॉट बॉडी। इसने हीट सप्लाई की, वापस जो है वो हीट सप्लाई की और वापस जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे सिस्टम आ गया। दोनों की टेम्परेचर जो है, दोनों के अमाउंट ऑफ हीट सेम हो गई, दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो टेम्परेचर यहाँ पे सिस्टम का क्या हो गया, मेंटेन। अब यहाँ पे जैसे ही जो है वो आपने प्रेशर बढ़ाया, पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई तो वॉल्यूम जो V3 था बेटा वो डिक्रीज होकर क्या हो गया V4। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज, लो टेम्परेचर है इसका टेम्परेचर कम, ठीक है, और सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे ही सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम बन जाएगा हॉट बॉडी और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर बन जाएगा कोल्ड बॉडी। तो अब आपको पता है हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो सिस्टम से जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर में। और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर सिस्टम की जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है उसको अपने अंदर कर लेगा एब्जॉर्ब, और जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम से जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ पे, हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर में। उस अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे आप Q2 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम को सप्लाई कर रहा है हीट रिजर्वायर उसको आपने Q1 का नाम दिया, और हीट रिजर्वायर जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम की एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे Q2 का नाम देंगे, Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम से बाहर जाएगी, ठीक है, सिस्टम उसको रिजेक्ट करेगा और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर उसको अपने अंदर कर लेगा एब्जॉर्ब। तो बेटा वापस सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा मेंटेन। तो सिस्टम का टेम्परेचर जो T2 था वो यहाँ पे T2 ही रहेगा, सही है। तो T2 था टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन मूव करते हुए नीचे आई, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा और सिस्टम की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम ने रिजेक्ट की और हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर ने उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और जो अमाउंट ऑफ हीट रिजर्वायर ने एब्जॉर्ब की उसको आपने Q2 का नाम दिया, और सिस्टम का टेम्परेचर वापस हो गया मेंटेन। जो T2 था वापस सिस्टम का टेम्परेचर T2 पे आ गया, और ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सेम है, मेंटेन है, ठीक है, इस वजह से इसको हम आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का नाम देंगे। तो बेटा प्रोसेस नंबर 3, कार्नोट साइकिल के जो प्रोसेस नंबर 3 है, इसकी डायग्राम हमने जो है वो समझ ली, जल्दी से इसकी डायग्राम बनाएं और इसके बारे में यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। प्रोसेस नंबर 3 की डायग्राम बना लें जल्दी से, और प्रोसेस नंबर 3 की डायग्राम के बाद लिखना स्टार्ट करें। In this process, an insulator is replaced by, in this process, an insulator is replaced by heat reservoir of low temperature. In this process, an insulator is replaced by heat reservoir of low temperature. In this process, an insulator is replaced by heat reservoir of low temperature. Full stop. When we increase some pressure, when we increase some pressure, the piston is moving downward. When we increase some pressure, the piston is moving downward. It means that volume is decreased and temperature is increased. It means that volume is decreased and temperature is increased. It means that volume is decreased and temperature is increased. Full stop. आगे लिखिएगा, at this stage heat reservoir of low temperature, at this stage heat reservoir of low temperature is acting like a heat sink. At this stage heat reservoir of low temperature is acting like a heat sink, is acting like a
is acting like a heat sink and absorbed excess amount of heat ब्रैकेट में लिखिएगा Q2। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, रिपीट कर रहा हूं बेटा कि एट दिस स्टेज हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर इज एक्टिंग लाइक अ हीट सिंक एंड एब्जॉर्ब्ड excess amount of heat and absorbed excess amount of heat Q2 and absorbed excess amount of heat Q2. Full stop. It means that temperature of a system is maintained. Full stop. प्रोसेस नंबर 3 के बाद अब आते हैं बेटे प्रोसेस नंबर 4 पे। प्रोसेस नंबर 4 आपके पास है बेटा एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम करते क्या है, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन मींस एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है कि जिसके अंदर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर तीनों चीजों में एक साथ चेंज आ रहा हो। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आपने क्या करा बेटा, ये जो आपके पास फाइनल स्टेट है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की, तो फाइनल स्टेट में टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है। तो यहाँ पे इसी स्टेट को प्रेशर जो है वो P4 सही है और टेम्परेचर जो है वो क्या है T2 और बेटा वॉल्यूम जो है वो यहां पे क्या है आपके पास V4। ठीक है, आप देख सकते हैं आपने क्या करा कि जो फाइनल स्टेट है आइसोथर्मल प्रोसेस की, इसके नीचे आपके पास क्या रखा हुआ है, हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर। तो आपने हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर को अब यहाँ पे एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर को रिप्लेस कर दिया किससे, इंसुलेटर से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वापस इंसुलेटर। ठीक है बेटे, वापस आ गया आपके पास इंसुलेटर। तो आपने क्या करा कि जो आपके पास फाइनल स्टेट थी आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की, इसी स्टेट को यहां पे एज इट इज रखा, बस हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर को रिप्लेस कर दिया इंसुलेटर से। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2, सिस्टम का टेम्परेचर T2, बस हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर को इंसुलेटर से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि भाई कंटेनर जो सिलेंडर जो है इसकी वॉल और पिस्टन ये तो है आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल की, और नीचे आपके पास जो बेस थी कंडक्टिंग, लेकिन आपने इसको प्लेस कर दिया इंसुलेटर पे। अब क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ये सिलेंडर और ये नीचे आपने रखा हुआ इंसुलेटर, ये पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल आपके पास आ गया। मतलब अब अगर आप सिस्टम को हीट ट्रांसफर भी करेंगे तो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकती और सिस्टम के अंदर से भी कोई हीट एनर्जी बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी इनिशियल स्टेट और आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट सेम है। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट है एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की, बस आपने हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर को इंसुलेटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे क्या कि भाई प्रेशर जो P4 है, ठीक है, आपने आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करा, प्रेशर P3 था, बढ़ाया प्रेशर और पिस्टन मूव करते हुए नीचे आ गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन हीट रिजर्वायर ऑफ लो टेम्परेचर ने एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट को क्या करा, एब्जॉर्ब किया और सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, मेंटेन हो गया। लेकिन प्रोसेस नंबर 4 में यहां पे क्या है कि प्रेशर जो है वो P4 है, वॉल्यूम V4 है, टेम्परेचर T2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे प्रेशर को मजीद बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रेशर को मजीद बढ़ाया, ठीक है, तो प्रेशर P4 से बढ़ के क्या हो गया यहां पे बेटा P5, और वॉल्यूम जो V4 था वो यहां पे कम हो जाएगा क्योंकि पिस्टन मूव करते हुए नीचे चली गई। जैसे ही पिस्टन मूव करते हुए नीचे चली गई तो वॉल्यूम जो है वो V4 से कम होके क्या हो जाएगा बेटा V5। ठीक है, तो वॉल्यूम V4 से कम होके क्या हो गया V5, और टेम्परेचर जो है वो T2 है। सही है, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के बाहर तो जा नहीं सकती, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। सही है, तो आपने देखा क्या करा कि इस स्टेट पे प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर P4 से बढ़ के हो गया P5, प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन मजीद मूव करते हुए नीचे चली गई
और वॉल्यूम जो V4 था वो कम होके क्या हो गया बेटा V5, और टेम्परेचर जो आपके पास T2 था वो टेम्परेचर इंक्रीज होके यहाँ पे क्या हो गया बेटा T3, टेम्परेचर इंक्रीज होके क्या हो गया T3। अब सिस्टम की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो हीट रिजर्वायर तो है नहीं कि इसको एब्जॉर्ब कर ले, तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज रहेगा। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया कि प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ के क्या हो गया P5, प्रेशर मूव करते हुए नीचे गई, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि जो फाइनल स्टेट है प्रोसेस 4 की और ये जो इनिशियल स्टेट है प्रोसेस नंबर 1 की, ये यहाँ पे क्या हो गई वापस सेम, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था यहाँ से ये मूव करके वापस जो है वो इसी स्टेट पे आ गया। ठीक है, जो प्रेशर जो P1 था आपने वापस पूरा प्रोसेस अगर आप देखें तो वापस क्या आ गया यहाँ पे P5, तो जो P5 है और जो P1 है ये सिस्टम का क्या होगा बेटा सेम। इसका मतलब P5 ये पूरा जो है वो मूव होके, जैसे ही आपने देखा ये पूरा प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ तो प्रेशर जो P1 था वापस जो है ये जो P5 था किसके बराबर हो गया बेटा P1 के। ठीक है, ये पूरी साइकिल वापस जो है वो क्या आपने बोला ना कार्नोट साइकिल, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, जो प्रोसेस जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वापस मूव करके उसी पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो आपने देखा कि ये प्रेशर जो P1 था, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर जितना था आपने प्रेशर को पहले क्या करा रिड्यूस किया, फिर इंक्रीज किया, तो प्रेशर वापस आ गया यहाँ पे P5 और P1 यहाँ पे क्या हो जाएंगे सिस्टम के सेम। तो आपने देखा कि अब यहाँ पे जब P5 और P1 सेम हो गए, प्रेशर सेम हो गए, तो वॉल्यूम यहाँ पे जो V1 है और यहाँ पे जो V5 है यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि सिस्टम वापस रिटर्न होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और मूव करते जैसे ही प्रोसेस यहां पर आया तो पूरा प्रोसेस जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 1 की इनिशियल स्टेट और प्रोसेस नंबर 4 की फाइनल स्टेट दोनों आ गई एक ही, आप कह सकते हैं पॉइंट पे, दोनों जो है वो एक ही स्टेट पे आ गई। तो प्रेशर जो P1 है वो एक्चुअली P5 है। ठीक है, तो मतलब P5 जो है वो एक्चुअली P1 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो वॉल्यूम जो वापस यहां पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो कम होके V5 हुआ है वो एक्चुअली पहले से आपके पास वॉल्यूम इनिशियल स्टेट पे था V1, तो इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम V5 जो है वो किसके बराबर हो गया बेटा वापस आ गया किस पे V1 पे। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वापस इनिशियल स्टेट पे आ गया, जो टेम्परेचर T3 है वो एक्चुअली क्या था T1, तो T3 जो है वो वापस आ गया। ठीक है, तो आपने देखा पूरा सिस्टम रिटर्न होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे आ गया कि जो टेम्परेचर T1 था T3 आ रहा है, लेकिन ये T3 एक्चुअली किसके बराबर है T1 के बराबर है। इसी तरह वॉल्यूम V5 जो है बराबर है V1 के, और प्रेशर जो P5 है वापस वो है प्रोसेस पूरा रिटर्न होके P1 पे आ गया। ठीक है, तो ये है पूरा आपके पास कार्नोट साइकिल। तो प्रोसेस नंबर 4 पहले लिख लें, उसके बाद फिर एंड में जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस नंबर 4 में आपने क्या करा कि प्रेशर जो है वो क्या करा आपने बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाने से पिस्टन मूव करते हुए नीचे गई, पिस्टन मूव करते हुए नीचे गई तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले लिख लें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कार्नोट साइकिल की एंड में एंडिंग जो है वो हम लिख लेंगे, वर्डिंग उसकी एंड में लिख लेंगे। ठीक है, फिलहाल प्रोसेस नंबर 4 की डायग्राम आप लोग बनाएं और प्रोसेस नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। जी बेटा, प्रोसेस नंबर 4 के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इन दिस प्रोसेस heat reservoir of low temperature is replaced by an insulator. In this process, heat reservoir of low temperature is replaced by an insulator. In this process, heat reservoir of low temperature is replaced by an insulator. Full stop. Heat reservoir of low temperature is replaced by an insulator. Full stop. When we increase some pressure, the piston is moving downward. When we increase some pressure, the piston is moving downward. It means that volume is decreased and temperature will be increased. It means that volume is decreased and temperature will be increased. It means that volume is decreased and temperature will be increased. Full stop. यहां तक आके फोर्थ प्रोसेस की जो एक्सप्लेनेशन वो भी हो गई कंप्लीट। पैराग्राफ चेंज करके जो है वो एंड की वर्डिंग लिख लिएगा पूरी प्रोसेस की, कि आपने देखा कि भाई प्रोसेस जो है प्रोसेस नंबर 1 की इनिशियल स्टेट से जो स्टार्ट हुआ था, प्रोसेस नंबर 4 की फाइनल स्टेट वहां पे आके जो एंड हो रही है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो रिटर्न होकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ गया। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा,
देखें प्रेशर जो P5 आया वो एक्चुअली किसके बराबर है, P1 के, ठीक है। वॉल्यूम जो यहाँ पे जो है डिक्रीज हो गया V5 हो गया, वो एक्चुअली किसके बराबर है, V1 के, ठीक है, जो पहले से हमारे पास था। और इनिशियल स्टेट यहाँ पे जो आपके पास फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर है वापस किसके बराबर हो गया, जो इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर था सिस्टम का, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ अबव डिस्कशन, with the help of above discussion we can say that with the help of above discussion we can say that the system return to its initial state. With the help of above discussion we can say that the system return to its initial state. The system return to its initial state. Initial state. Full stop. यहाँ तक आगे आपके पास प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। 4 प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कार्नोट साइकिल जो है वो हमने उसके पूरी जो वर्किंग है, ठीक है, पूरे कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे हमने देख लिया, उसको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। 4 प्रोसेस पे कंसिस्ट कर रही थी कार्नोट साइकिल और 4 प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक है, टॉपिक यही चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा कार्नोट साइकिल जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, इनको अब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और अब यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि सिस्टम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था मूव करके वापस सिस्टम उसी पॉइंट पे आ गया। इसको अब हम यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अच्छा बेटे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आप लोगों ने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब देख सकते हैं हमने जो है वो एक वाई एक्सिस यहाँ पे जो है वो फॉर्म कर लिया और एक एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने यहाँ पे ले लिए। और वाई एक्सिस पे जो है वो हमने रखा है प्रेशर को और एक्स एक्सिस पे रखा है वॉल्यूम को। आपको पता है इससे पहले हम जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्मल, एडियाबैटिक, इसी तरह आइसोकोरिक, इन सब प्रोसेस के अंदर हम जो है वो पीवी डायग्राम बनाते हुए आए हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास ये 4 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, अब इनका जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ और इनका हम कंबाइन ग्राफ बनाएंगे और पूरा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि भाई एक पॉइंट से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जिस पॉइंट पे वो प्रोसेस एंड हो रहा है वो वापस उस इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो हमने देखा P1 से प्रेशर मूव करते हुए गया तो वापस कहाँ पे आ रहा है, P5 पे, तो P5 किसके बराबर है, P1। वॉल्यूम पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ तो वापस वॉल्यूम आ रहा है कहाँ पे, V5, और V5 बराबर है किसके बेटा, V1 के। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में देखना जिस पॉइंट से ग्राफ जो है वो इस प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, अब उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताएंगे कि भाई जिस पॉइंट से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वापस मूव करते हुए उसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है और एक चीज याद होनी चाहिए कि हमने जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ बनाया था, ठीक है, दोनों में आपने देखा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनमें इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस का जो हाइपरबोलिक कर्व होता था वो एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व होता था, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाइड क्या है, मेंटेन्ड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम उसी रेट से जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, इनवर्सली रिलेटेड भी है, मतलब जितना प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम उतना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं है, कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई नहीं है, प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम की जो इंक्रीजिंग रेट है वो नहीं होगा जितना प्रेशर का होगा, ठीक है। जितना प्रेशर रिड्यूस हो रहा है उतना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हो रहा है कि प्रेशर रिड्यूस हुआ, पिस्टन मूव करते हुए ऊपर गई। जब पिस्टन मूव करते हुए बेटा ऊपर जा रही है तो यहाँ पे वर्क हो रहा है और वर्किंग एबिलिटी जो है वो ऐसा ऐसा क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं है, ठीक है। मतलब कहने की बात वही है कि अगर आप जो है वो पूरा दिन आपने काम करना है, ठीक है, और आपने सुबह सिर्फ नाश्ता किया और पूरा दिन आपने काम करना है, तो आपकी जो स्पीड होगी काम करने की, आपकी वर्किंग एबिलिटी जो होगी फर्स्ट हाफ में 2-3 घंटों के बाद या सेकंड हाफ में
आफ्टरनून के बाद आपकी जो वर्किंग एबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने लंच नहीं किया और आप काम करने पूरा दिन, ठीक है, तो सुबह जिस स्पीड से आप काम कर रहे होंगे, लंच टाइम के बाद आपने अगर लंच नहीं किया काम की मसरूफियात की वजह से, तो अब आपकी काम करने की वो स्पीड या वर्किंग एबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो हीट सप्लाइड नहीं है। जब हीट सप्लाई नहीं है तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है। जब पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वजह से जो है वो पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही है। तो जैसे पिस्टन मूव करते ऊपर जाएगी तो इंटरनल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो वर्किंग एबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। तो पिस्टन मूव करते हुए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस पिस्टन मूव करते हुए इसका जो प्रोसेस है मूव करते ऊपर जा रही है स्लो हो जाएगी। तो वॉल्यूम उस रेट से इंक्रीज यहाँ पे नहीं होगा जितने रेट से प्रेशर जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो हाइपरबोलिक एडियाबैटिक प्रोसेस का जो हम ग्राफ बनाते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसका जो हाइपरबोलिक कर्व होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्म। क्योंकि आइसोथर्म का जो कर्व होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का रेट सेम है। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का जो है वो रेट सेम नहीं है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोलिक कर्व ही बनता है, लेकिन स्टीपर बनता है। और इसका हम एक रीजन भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लासेस में, कि भाई व्हाई एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म। उससे आपको जो है वो आप ने वो लेक्चर अगर नहीं लिया तो जाके देख लें, आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम जो है पीछे ये टॉपिक पढ़ गए हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका आपको रिवीजन करा दिया ताकि अब जब हम ग्राफ बनाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब ग्राफ जरा देखिएगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल प्रोसेस 1 की इनिशियल स्टेट से। तो प्रोसेस 1 की जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, तो प्रोसेस 1 की इनिशियल स्टेट पे जो है वो आप देख सकते हैं बेटा, प्रेशर P1 है, ठीक है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1, ठीक है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, सही है। फिर फाइनल स्टेट पे प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा V2, टेम्परेचर सेम रहा T1, ठीक है, टेम्परेचर सेम है जब भी तो प्रेशर वॉल्यूम का जो रेट है, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है इनके बिटवीन, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड है। जितना प्रेशर रिड्यूस होगा वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो इससे जो एक कर्व बनेगा वो यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इससे जो कर्व बन रहा है वो एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व है, कि जितना प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसके फाइनल स्टेट की बात करते हैं, तो फाइनल स्टेट पे ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के जो फाइनल स्टेट है, इस पे आप देख सकते हैं बेटा प्रेशर क्या हो गया P2, ठीक है, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर जो है वो सेम रहा T1, ठीक है। ये फाइनल स्टेट है किसकी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, और हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन का यहाँ पे कर्व बना लिया, ठीक है। हाइपरबोलिक कर्व है और एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है ये सेम है। तो इसका मतलब ये जो फाइनल स्टेट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, यही इनिशियल स्टेट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की इनिशियल स्टेट में देखें प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1, ये जो फाइनल स्टेट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, यही इनिशियल स्टेट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, ठीक है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट क्या है कि प्रेशर जो है वो कम हो गया P3 हो गया, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया V3 हो गया, और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया T2 हो गया। अच्छा, अब प्रेशर यहाँ पे जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका इंक्रीजिंग रेट जो है, जो वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट है वो सेम नहीं है एज कम्पेयर टू द प्रेशर का रेट जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, इन्वर्सली रिलेटेड नहीं है। मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो कर्व बनेगा वो होगा तो हाइपरबोलिक ही, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टीपर कर्व होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा
कि ये आपके पास ये जो कर्व है ये किसका है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है, ठीक है तो हाइपरबोलिक कर्व ही, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर ज्यादा कम हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने ये जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो है वो यहाँ पे कर्व बना लिया और एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया बेटा P3, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया V3, सही है, और टेम्परेचर क्या हो गया बेटा T2, सही है। तो ये आपके पास जो है स्टेट आ गई एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है, सही है, यहां तक हो रही थी आपके पास एक्सपेंशन, अब आप आगे आए तो आपके पास हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की जो फाइनल स्टेट है वही इनिशियल स्टेट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। तो प्रेशर है आपके पास P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2। तो अब हम जब आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जब हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो आपके पास कर्व बनेगा उसकी जो इनिशियल स्टेट है तो वो इनिशियल स्टेट जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की फाइनल स्टेट के बराबर है। तो इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन की ये फाइनल स्टेट है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की ये फाइनल स्टेट है और यही आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल स्टेट है। इसका मतलब यहीं से कर्व जो बनना स्टार्ट होगा। और आप देखें हुआ क्या है कि प्रेशर अब यहाँ पे P3 से इंक्रीज हुआ है, प्रेशर को बढ़ाया है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज, और जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो हीट रिजर्वॉयर ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जितना प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ वॉल्यूम उतना ही यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम के बाहर जा रही है। तो पिस्टन को मूव करते हुए नीचे आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि जितना रेट बढ़ रहा है इंटरनल प्रेशर का वो उससे जो है वो हीट जो है वो कहाँ जा रही है, हीट रिजर्वॉयर के अंदर। तो इसका मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इजीली पिस्टन मूव करते ऊपर आ रही, नीचे आ रही है, और जो भी इंटरनल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हीट एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हीट रिजर्वॉयर के अंदर जा रही है और पिस्टन मूव करते हुए नीचे आ रही है। मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम उतना ही यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो यहाँ पे कर्व बनेगा वो भी एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व होगा। देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखा आपने कि भाई ये आपके पास आ गया आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का कर्व और एक यूनिफॉर्म हाइपरबोलिक कर्व है कि अब यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले मूव करते हुए नीचे आ रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। फिर प्रेशर यहाँ पे और डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। आपने देखा कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया और वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की जो फाइनल स्टेट है इस पे प्रेशर क्या हो गया, P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2। तो प्रेशर हो गया आपके पास स्टेट पे प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2, सही है। टेम्परेचर क्या है, सेम रहा T2। तो प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2 ये आ गई फाइनल स्टेट ऑफ आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं प्रोसेस नंबर 4 में एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की जो इनिशियल स्टेट है वही आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट है। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर P4, इसकी इनिशियल स्टेट में प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की जो फाइनल स्टेट है, और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की जो इनिशियल स्टेट है, दोनों में वॉल्यूम आप देख सकते हैं सेम है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मतलब कि क्या हुआ कि इन आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की जो फाइनल स्टेट है और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की जो इनिशियल स्टेट है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब अब एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट तो इनिशियल स्टेट सेम है। इसका मतलब ये है आपके पास आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन का कर्व और आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की जो फाइनल स्टेट है वही एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल स्टेट है। इसका मतलब यहीं से आपके पास एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ जो है वो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन का कर्व बनेगा। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ है कि आपने प्रेशर को बढ़ाया तो P4 से प्रेशर बढ़ के P5 हो गया और वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया।
अब यहाँ पे एक चीज जरा देखिएगा बेटा कि प्रेशर जिस रेट से इंक्रीज होगा वॉल्यूम उस रेट से डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया पिस्टन मूव करते हुए नीचे जा रही है, तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा होगा। इंटरनल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो उससे जो भी अमाउंट ऑफ हीट है अब वो सिस्टम के बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इंसुलेटर पे रखा हुआ है सिलेंडर, तब सिस्टम के बाहर नहीं जा सकती तो सिस्टम के अंदर ही रहेगी। तो अब इंटरनल प्रेशर की वजह से ऊपर से आप प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं लेकिन इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो पिस्टन मूव करते हुए नीचे आएगी लेकिन उस रेट से मूव करते हुए नीचे नहीं आएगी जिस रेट से यहाँ पे आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में आ रही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिस्टम की अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम के अंदर ये बाहर नहीं जा रही, तो जब भी फ्रीली मूव करते हुए जो है पिस्टन मूव करते हुए फ्रीली नहीं आएगी, तो इसका मतलब जिस रेट से प्रेशर बढ़ाएंगे उस रेट से वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ तो रहा है लेकिन वॉल्यूम उस रेट से यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा। तो इसी वजह से ये जो यहाँ पे जो कर्व बनेगा हाइपरबोलिक कर्व, देखें प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन तो है और हाइपरबोलिक कर्व बनना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। प्रेशर बढ़ा तो रहे वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक स्टीपर हाइपरबोलिक कर्व जो है वो फॉर्म होगा। और आप देख लीजिएगा कि जो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट है वही एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल स्टेट है। तो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन की फाइनल स्टेट, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन की इनिशियल स्टेट, यहीं से एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन का कर्व जो है फॉर्म होगा और एक स्टीपर हाइपरबोलिक कर्व जो फॉर्म होगा वो जरा देख लीजिएगा। इसको दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो आपके पास कर्व फॉर्म हो रहा है एक हाइपरबोलिक कर्व तो है लेकिन एक स्टीपर हाइपरबोलिक कर्व है जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज तो हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस रेट से नहीं हो रहा जिस रेट से आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा था। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एडियाबैटिक आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन का जो ग्राफ है वापस आके किस पॉइंट पे एंड हो रहा है, जिस पॉइंट से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था। तो जब भी आपने देखा कि बोला कि P5 जो है किसके बराबर है P1, आपने देखा कि एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ जहां एंड हो रहा है वो किस पॉइंट पे एंड हो रहा है, जहां पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। जब भी आपने बोला कि प्रेशर जो P5 वो बराबर है P1 के, ठीक है, वॉल्यूम V5 बराबर है V1 के, टेम्परेचर T3 बराबर है किसके, T1 के। ठीक है, तो आपने देखा जिस पॉइंट से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, पहले रिड्यूस हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर प्रेशर रिड्यूस हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे प्रेशर अब बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे आपने प्रेशर को मजीद बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो मजीद जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और ये आपके पास जो पूरा कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन का जो पूरा प्रोसेस है उसका ग्राफ यहाँ पे आ गया। तो आपने यहाँ पे कार्नोट साइकिल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली और यहाँ पे डिस्कस किया कि जिस पॉइंट से जो है वो ग्राफ स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मूव करते वापस उसी पॉइंट पे जो है प्रोसेस एंड हो रहा है। तो ये आपके पास ही बेटा कार्नोट साइकिल कंप्लीट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे एफिशिएंसी का कार्नोट इंजन की। उसके रिलेटेड फिर हम जो है वो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 11.8 11.9 सॉरी 11.8 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 11.9 11.10 और 11.11 ये हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, तब इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट इंजन की डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है वो डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला उसको ड्राइव करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। और जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो लाजमी लाइक करें। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स में शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर करें। चैनल अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।